हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFA। सो कैसे हो आप लोग। और मैं लोकेश आलोने आपके लिए वापस से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको पता है CUT PG और IIT JEM की एग्जाम बहुत ही करीब है, और एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी का स्किप करते हैं, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाने आया हूँ। सो ये टॉपिक हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में शॉर्ट कॉन्सेप्ट के अंदर समझने वाले हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है वो होने वाला है न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स के बारे में, जिनके बारे में आपकी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाते हैं, आपने बहुत बार ऐसे शॉर्ट के अंदर पढ़ा होगा। बट आज हम इसके मैकेनिज्म स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले, जो कि इंपॉर्टेंट ड्रग से आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहली बात कि किसी भी ड्रग को एज अ इफेक्टिव ड्रग अगर आपको कहना है तो उस ड्रग में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसी क्वालिटी को एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर किसी ड्रग को आप इफेक्टिव बोल रहे हो तो उस ड्रग को इफेक्टिव बनाने के लिए उसको हम एज अ थेराप्यूटिक ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। थेराप्यूटिक ड्रग क्या होता है? थेराप्यूटिक ड्रग, थेराप्यूटिक ड्रग उस ड्रग को बोला जाता है जो ड्रग कम कंसंट्रेशन में भी बहुत इफेक्टिव होता है। लो कंसंट्रेशन के अंदर भी कैसा होता है? इफेक्टिव होता है। फिर दूसरी बात, इनका थेराप्यूटिक इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। क्या होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स? सर थेराप्यूटिक इंडेक्स की अगर मैं बात कर लूं, सो थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब ये होता है, इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब थेराप्यूटिक, हम क्या बोल सकते हैं? थेराप्यूटिक ड्रग, ठीक है, थेराप्यूटिक ड्रग और अपॉन द थेराप्यूटिक टॉक्सिसिटी, तो इनके रेशो को ही हम क्या बोलते हैं यहां पर? थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब यहां और क्या बातें की जाती है सर? सबसे पहली बात तो हमने देख लिया, थेराप्यूटिक ड्रग होना चाहिए, यहां पर टारगेटेड होना चाहिए, है ना, टारगेटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी होना चाहिए, स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी होना चाहिए। क्या मतलब होता है स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी का? कि वो ड्रग इस तरीके के पैटर्न के अगेंस्ट होना चाहिए कि वो पैटर्न होस्ट के अंदर बिल्कुल ना हो, जिससे कि साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होना चाहिए कि ड्रग सॉल्यूबल होना चाहिए। अगर जितना ड्रग सॉल्यूबल होगा उतना फास्ट एब्जॉर्प्शन करेगा, और जितना फास्ट एब्जॉर्प्शन करेगा उतना अच्छा ये एज अ टारगेटेड होगा। ठीक है, टारगेटेड कैसा होगा? अगर कभी ये इनसॉल्युबल नेचर का होगा तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी में मेंटेन कंडीशन में होना चाहिए, लो कंसंट्रेशन में भी इफेक्टिव होना चाहिए, उसका इफेक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी अगर किसी ड्रग में है सो उस ड्रग को हम यहां पर बोल देते हैं एज अ थेराप्यूटिक ड्रग। सो लाइक हम यहां पर बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर की। सो एंटी माइक्रोबियल ड्रग में वो ड्रग जो कि न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस में काम आने वाले एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करे, या इनडायरेक्टली ये कहूं कि न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस को ही इनहिबिट करे, उन ड्रग्स को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बार यूज किए जाते हैं। ऐसे एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल डीएनए या आरएनए की सिंथेसिस को इनएक्टिवेट करते हैं, वो सारे रिपेयर पाथवे को इनएक्टिवेट कर देते हैं जो कि उसके डीएनए और आरएनए लाइक न्यूक्लिक एसिड को रिपेयर करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे इनहिबिटर जो कि एक्सप्लॉइड होते हैं अपने स्ट्रक्चर के कारण। अब होता यूं है, बहुत सारे ड्रग्स के पास में ऐसी रिंग प्रेजेंट होती है जो कि उसके एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कल के शॉर्ट कॉन्सेप्ट में, बीटा लैक्टम रिंग। ऐसी रिंग एक स्पेसिफिक साइट क्रिएट करती है उस एंजाइम के जिसको इनएक्टिवेट करने वाली। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि कोई भी ड्रग उस एंजाइम को या किसी भी सब्सटेंस को अगर कभी वो इनएक्टिवेट कर रहा है तो वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन शो करता है। कैसा शो करता है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन शो करता है। याद रखना है आपको कि अगर कभी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो प्रोडक्ट मिलना चालू हो जाएगा, अगर ड्रग की कंसंट्रेशन मिलना चालू हो जाए या ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाए तो इससे क्या होगा?
अगर ड्रग की कंसंट्रेशन मिलना चालू हो जाए या ड्रग की कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए, सो यहां पर इनएक्टिवेशन होगा, है ना, इनएक्टिवेशन होगा, ये बात आपको याद रखना है। अब ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहां पर हमें इंपॉर्टेंट बातें समझना है, फास्ट रिवीजन करना है। पहला ड्रग है फ्लोरोक्विनोलोन। इनके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, ये एक बड़ी सी कैटेगरी है। इनके अंदर भी कुछ ड्रग की कैटेगरीज होती है, कुछ सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, लेवोफ्लॉक्सेसिन, ये ड्रग होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस को इनएक्टिवेट करते हैं। बट अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात कर लूं, सबसे पहली बात, बहुत बार पूछा जाने वाला वर्ड, कि ये एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। क्या होते हैं सिंथेटिक एंटीबायोटिक? सबसे पहली बात, एंटीबायोटिक को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी नेचुरल एंटीबायोटिक, जो कि डायरेक्टली किसी ना किसी एक नेचर से या नेचुरल रिसोर्स से एक्सक्रीट आउट की जाती है। दूसरा होता है सिंथेटिक एंटीबायोटिक, जिनको इन विट्रो लैब में बनाया जाता है। तीसरा होता है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। अगर मैं सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि वो बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट शो करते हैं, सो एंटीबायोटिक के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन करके उनके रेसिस्टेंट मैकेनिज्म को ब्रेक किया जाता है, इसीलिए उनके लिए सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। सो याद क्या रखना है, फ्लोरोक्विनोलोन जो कि एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, इनके साथ में फ्लोरीन एटम जुड़ा होता है और क्विनोलोन रिंग जुड़ी होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकेनिज्म क्या होती है? सो ये डीएनए गायरेज को इनएक्टिवेट कर देता है, जो कि टोपोआइसोमेरेज सेकेंड की तरह काम करता है। क्या काम होता है सर ये डीएनए गायरेज का? अगर मैं डीएनए गायरेज की बात कर लूं, तो आपने देखा होगा डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर जब एक रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, उस वक्त पर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है यहां पर, है ना, इस जगह पर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। अब इस टेंशन को रिलीफ करने के लिए, या इस टेंशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। सो इस टेंशन को रिलैक्स करना है या इसको निगेटिव सुपर कॉइलिंग में चेंज करना है, तो डीएनए गायरेज जिसके पास टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, इस अमीनो एसिड के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने का काम करता है, जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक भी करता है और ज्वाइन भी करवाता है। सो इसकी एक्टिविटी को इनएक्टिवेट करने का काम होता है इस फ्लोरोक्विनोलोन का। याद रखना है आपको, जो कि नेसेसरी होता है सुपर कॉइलिंग के लिए और रिलैक्सेशन के लिए। प्रिवेंट करता है डीएनए रेप्लिकेशन। ऑब्वियसली अगर कभी रिलैक्सेशन नहीं होगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो प्रिवेंट ही होगा, ठीक है। और यहां पर ट्रांसक्रिप्शन भी प्रिवेंट हो जाता है। फंक्शन क्या होते हैं? ये एक बैक्टीरियोसाइडल है। साइडल का मतलब क्या होता है कि ये उसको किल करने का एक एंटीबायोटिक है। तो 2 टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरियोसाइडल होते हैं जो कि एंटीजन को किल करने का काम करते हैं, एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि एंटीजन को इनहिबिट करना है, उसको उसकी सरफेस से हटा देना। आपने माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में किया होगा ना, अल्कोहल से किसी सरफेस को आप क्लीन करते हो, तो वो एक स्टैटिक इनहिबिटर है जो कि सिर्फ सरफेस से माइक्रोब्स को हटाने का काम करता है। ज्यादातर ये ग्राम निगेटिव के ऊपर इन्फेक्ट करता है और ग्राम पॉजिटिव के ऊपर कुछ कम ही तक। कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं और स्किन इन्फेक्शन के ऊपर इस ड्रग का यूज किया जाता है। सो एक न्यूज में आपको बता दूं, सो आपके लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, जो कि आपको मात्र यहां पर मिल रही है ओनली ऑन ओनली 99 रुपीज के अंदर। सो IIT JEM 2025 बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको ये 99 की टेस्ट सीरीज को जरूर लेना चाहिए, ठीक है। सो इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने हैं सर? 4500 प्लस क्वेश्चन है ना। यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट इसमें है, वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा आपको सारे टेस्ट का, डिटेल रैंक एनालिसिस भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला एंटीबायोटिक है रिफामाइसिन, जिसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं रिफामाइसिन और रिफाब्यूटिन का। तो ये एक मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक है। मैक्रो का मतलब होता है सर ये बहुत बड़ी रिंग इसमें प्रेजेंट है ना, बहुत बड़ी रिंग प्रेजेंट होती है। ये एक एरोमेटिक रिंग अपने पास में रखते हैं।
जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और याद रखना किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसमें से प्रेजेंट ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरह काम करता है, और यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट को डिग्रेड करने का काम करते हैं जो कि एज अ फंक्शनल होते हैं। मैकेनिज्म की बात कर ले। सर ये आरएनए पॉलीमरेज की जो बीटा सब यूनिट होती है जो कि सेंस स्ट्रैंड को पकड़ने का काम करती है और बीटा डेस उसको ट्रांसक्राइब करने का काम करती है। बीटा सब यूनिट को इनएक्टिव करने का काम करती है, उससे बाइंड कर जाती है और फिर इनएक्टिव कर देती है, जिससे कि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन की प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, सबसे ज्यादा मेजर चीज की एक साइडल है। साइडल का मतलब कि ये इसको टारगेट जिसको करता है इसको किलिंग करने का काम करता है, किल कर देता है। इफेक्टिव होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पर। याद रखना है आपको किसके ऊपर इफेक्टिव होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पर, और कुछ ग्राम पॉजिटिव कोकाई के ऊपर और बहुत ही कम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर। एक बात ये भी याद रखना है, अधिकतर बहुत सारे ड्रग स्टैटिक एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब सिर्फ इनहिबिट करने का काम। बट अगर दो एंटीबायोटिक को कॉम्बिनेशन में आप यूज करो तो वो साइडल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मतलब डायरेक्ट एंटीजन को किल करने का काम करते हैं। और जो भी एंटीबायोटिक साइडल एक्टिविटी शो करता है उनका स्पेक्ट्रम बहुत नैरो हो जाता है, और अगर जो स्टैटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो यहां पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम शो करते हैं। स्पेसिफिक अगर कभी कोई एंटीबायोटिक है तो वो नैरो स्पेक्ट्रम ही शो करता है और अधिकतर साइडल एक्टिविटी ही शो करता है। बहुत ज्यादा वाइडली यूज होते हैं ट्यूबरक्लोसिस पर और लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के ऊपर। अगला है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जिसके अंदर नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स या नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैकेनिज्म की बात कर ले। सर ये एक एनारोबिक कंडीशन में फंक्शनल होने वाला एक एंटीबायोटिक है। एनारोबिक कंडीशन चाहिए इसको फंक्शनल करने के लिए। ये बाइंड करता है डीएनए के साथ और उसके स्ट्रेन को ब्रेक करने का काम करता है, मतलब सीधी सी बात कि डीएनए सिंथेसिस की प्रोसेस को इनएक्टिवेट कर देता है। आपको भी पता है कि अगर डीएनए ब्रेक हो तो एक चेक पॉइंट आता है, G1S चेक पॉइंट, जिसके अंदर डीएनए की इफिशियंसी चेक की जाती है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है, कहीं ब्रेक तो नहीं है। यहाँ पर सेल साइकिल या हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन रुक जाता है। फंक्शन क्या है, साइडल एक्टिविटी है कि ये जिसको भी टारगेट करता है उसको इनएक्टिवेट कर देता है। अधिकतर एनारोबिक बैक्टीरिया को या प्रोटोजोआ को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज ज्यादातर एज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं बहुत से, है ना। पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं, इनको रोकने का काम करता है। अगला नाइट्रोफ्यूरिनेशन। नाइट्रोफ्यूरिनेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर ये ड्रग नाइट्रोफ्यूरन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके पास नाइट्रो ग्रुप या हाइडेंटेशन या हाइडेंटोइन ग्रुप प्रेजेंट होता है या रिंग प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरियल एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं जो कि एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं डीएनए या आरएनए के मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, या डीएनए आरएनए या बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस की प्रोसेस में एज अ इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं और उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। ये भी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे एज अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करने वाले ससेप्टिबल बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करने का काम करते हैं। अगला यहाँ पर अगर आप टारगेट कर रहे हो IITJEM 2025 को, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी जो कि 8 बजे से स्टार्ट होगा। तो सभी के सभी हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है ना। रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है, मॉक टेस्ट भी आपके लिए टोटली फ्री है, आपको जाकर देना है। और बहुत सारी यहाँ पर आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर, आपको अगर कभी आप टॉप रैंकर होते हो तो। बात कर लेते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्फोनिलामाइड एंड ट्राइमेथोप्रीम के बारे में, जो कि फोलेट पाथवे इनहिबिटर होते हैं। एक एंजाइम काम करता है डाइहाइड्रोपेट्रोएट सिंथेसिस, जो कि फोलिक एसिड बायोसिंथेसिस में काम करता है। ये अगर मैं बात कर लूं डाइहाइड्रोपेट्रोइक एसिड, ये
फोलिक एसिड का सिंथेसिस करता है। फोलिक एसिड सर एज अ कोफैक्टर की तरह काम करता है, किसके लिए? न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पाथवे के लिए, है ना। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पाथवे की अगर मैं बात कर लूं तो वहां पर एज अ कोफैक्टर की तरह काम करता है। सो अगर हम बात कर ले डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की, तो इसके पास जो एज अ सबस्ट्रेट होता है उसका एनालॉग हो जाता है यहाँ पर कौन? ये जो सबस्ट्रेट है इसका वाला पावा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, उसके जैसा दिखाई देता है सल्फोनिलामाइड। मतलब मान लो ये एंजाइम है और ये एंजाइम के पास में कुछ इस तरीके से सबस्ट्रेट लगने वाला था, ये है पाबा। पर पाबा का हूबहू दिखने वाला एक ड्रग जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इसको कहा जाता है सल्फोनिलामाइड, है ना। ये सल्फोनिलामाइड डायरेक्ट जाकर इधर लग जाता है और पाबा की एक्टिविटी को रोक देता है, फोलिक एसिड नहीं बनता है, न्यूक्लियोसाइड बायोसिंथेटिक पाथवे रुक जाता है। वही एक ट्राइमेथोप्रीन की अगर मैं बात कर लूं तो ये डायहाइड्रोफोलिक एसिड का ही एनालॉग है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो दोनों नाम लिखे हैं किसके एनालॉग होते हैं, ठीक है। सो ये डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनएक्टिवेट करने का काम करता है ट्राइमेथोप्रीन, और कन्वर्जन जो कि डायहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्जन होने से रोकता है। फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनहिबिट करने का काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम बिल्कुल नहीं करता है। अगर कभी आप इसको कॉम्बिनेशन में दो, है ना, दोनों को कॉम्बिनेशन में दो, सल्फोनिलामाइड को भी और यहाँ पर सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रीन को, तो फिर ये साइडल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कुछ पैरासाइटिक डिसीज के लिए इनएक्टिवेशन शो करता है। अगला होता है फिडोक्सामिसिन। सो फिडोक्सामिसिन की हम बात कर ले तो ये भी एक मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक है जो कि शुगर रेसिड्यूज के साथ में अटैच होती है। मैकेनिज्म, ये आरएनए पॉलीमरेज को इनएक्टिवेट करते हैं। अगर आरएनए पॉलीमरेज ही इनएक्टिवेट हो जाए तो आरएनए तो शुरुआत में ही आता है। सो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन ही रुक जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या है सर? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पेशली क्लोस्ट्रीडियोट्स डिफिशियलिस के लिए काम करता है, मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है। ये एक साइडल एक्टिविटी है, मतलब किलिंग करने का काम करता है, मतलब इसके टारगेटेड माइक्रोब्स को किल करने का काम करेगा। ये वैसे ही क्लोस्ट्रीडियल्स डेफिशियल से जो कि एसोसिएट होता है डायरिया के लिए, उसके अगेंस्ट काम करने का काम करता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो मैं आपके लिए प्रोटीन इनहिबिटर लेके आया हूँ। इसी तरीके से हम आगे भी बहुत सारे इनहिबिटर्स की बात करेंगे, तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं आता है कि कोई इनहिबिटर किस एंजाइम को टारगेट कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि उसके अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर है, कौन सी रिंग प्रेजेंट है, कौन से एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है, क्या फंक्शन करता है, कौन से माइक्रोब को इनएक्टिवेट करता है। तो आपको टारगेट बेसिस पर स्पेसिफिक चीजें पढ़नी। सो सीयूटी पीजी के अंदर तो ये बेस्ट ऑप्शन है और आईआईटी जेईई वालों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप और कौन से टॉपिक के शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट कॉन्सेप्ट चाहते हो। So thank you everyone, thank you for watching this video and happy learning.